हाय गाइज, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसमें अब तक हम टॉपिक जो सोर्सेस है उसको कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, जो कि आपके हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस का सेकंड टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं। अभी क्वेश्चन कम आते हैं, फिर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ना काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए और इनके आंसर लिखना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए इस जो टॉपिक है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, इसके ऊपर जो लेक्चर्स आने वाले 4 से 5 लेक्चर्स, इनको ध्यान से समझना, 2 से 3 बार कम से कम वीडियोस को देखना, स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद फिर आप उपिंदर सिंह से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। उपिंदर सिंह में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया है, समझना मुश्किल है। इसलिए इस कोर्स को, इस वीडियोज़ को आराम से और अच्छे से देखना ताकि इस टॉपिक को आप यहाँ से अच्छे से क्लियर कर सको। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, लिखना मुश्किल है, समझना तो आसान है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है पहला कि नॉन हड़प्पन जो कल्चर है ना, ये जो नॉन हड़प्पन कल्चर है ये जब कहाँ पे आया? डेक्कन में और सेंट्रल इंडिया में आया। तो सिर्फ लोगों के सबसिस्टेंस पैटर्न में ही बदलाव नहीं देखने को मिला है, बल्कि टोटल ट्रांजिशन हुआ है, ओवरऑल ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू प्रोटो हिस्ट्री। अभी इसको एनालाइज करने के लिए बोला है। क्वेश्चन दिखने में भी थोड़ा मुश्किल है और आंसर लिखने में भी मुश्किल है, लेकिन आप अगर इस कोर्स को देखोगे तो शायद आप इस सवाल का जवाब दे सको। 2015 का क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। न्यूलिथिक कल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपको डिलिनेट मतलब लिखने के लिए बोला है और अकाउंट फॉर मतलब उसके रीजन भी बताने हैं आपको। 2010 का क्वेश्चन है कि टू हॉट एक्सटिंक्ट आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि न्यूलिथिक मैन की जो प्रोग्रेस हुई थी वो किस तरीके से हमें पता चल रही है आर्कियोलॉजिकल मटेरियल से। तो सोर्सेज का टॉपिक यहाँ पे भी आ गया। आपका पेपर 1 पूरा जो है उसमें हर टॉपिक के ऊपर सोर्सेज से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सोर्सेज जो टॉपिक है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट क्वेश्चन जो 2013 में आया था कि रिटर्न स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, पता है हमें प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, तो इसलिए तो हम इसे प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं ना। रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर भी इस वक्त में चालकुलितिक पॉटरी जो है ना वो हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही है, एक इंसाइट दे रही है कल्चर और लाइफस्टाइल में लोगों के उस वक्त के। तो इस टॉपिक को आपको, इस जो क्वेश्चन है इसको आप जब चालकुलितिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे और चालकुलितिक पॉटरी को हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना कहना है कि चालकुलितिक पॉटरी किस तरह से हेल्पफुल है उस वक्त के लोगों के कल्चर और लाइफस्टाइल को पता करने में इन द ऑप्शन ऑफ रिटर्न स्क्रिप्ट। तो चालकुलितिक पॉटरी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस सिलेबस का, या फिर इस जो टॉपिक है ना प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री इसका। तो चलिए अभी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक 2 इसका सिलेबस देख लो कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है। इसके ऊपर क्वेश्चन अब तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसे इग्नोर करना है। आज के लेक्चर में हम इसी को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर आएगा और फिर बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मतलब न्यूलिथिक एज एंड चालकुलितिक एज। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमारे पास रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हमें पता है। प्री हिस्ट्री के बारे में एंड प्रोटो हिस्ट्री के बारे में तो रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन हम उसे डिसिफर नहीं कर पाए और यही मतलब होता है प्री हिस्ट्री का और प्रोटो हिस्ट्री का। तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या है अगर आपको नहीं पता है? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज जो है हमारी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्री हिस्ट्री मतलब वो पीरियड होता है हिस्ट्री का जिसके रिटर्न सोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, जिसके रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है वो हो गया प्री हिस्ट्री। जैसे कि स्टोन एज हो गया और चालकुलितिक एज। हमें यहाँ के जो लोग थे, इस वक्त के जो लोग थे, इनके पास लिखने का साधन नहीं था या फिर इन्हें लिखना आता ही नहीं था। और जो प्रो हिस्ट्री होता है ना वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लिखना आता था, लेकिन हम उनकी लिखाई को समझ नहीं पाए, तो वो हो गया प्रोटो हिस्ट्री। तो ये डिफरेंस है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री में। और डिटेल में जानना है तो फिर एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज का पहला जो लेक्चर है ना उसको आप देख लेना। अभी जो कंट्री होती है ना, कोई भी देश होता है, उसकी ज्योग्राफी जो है वो इफेक्टेड होती है हिस्ट्री से, और इसकी जो हिस्ट्री होती है ना वो इफेक्ट होती है ज्योग्राफिकल सेटिंग से। अभी इसका क्या मतलब है देखो, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है यहाँ से काफ़ी इंट्रूडर्स आए, इन्वेडर्स आए, इन्होंने हमारी हिस्ट्री को काफ़ी चेंज करके रख दिया। जैसे कि अर्ली अगर हम पीरियड देखें एंशिएंट हिस्ट्री में तो अलेक्जेंडर आया, उसके बाद इंडो ग्रीक्स आए, तो इन्होंने हमारी हिस्ट्री के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डाला ही है। तो ये प्रूव हो गया कि ज्योग्राफिकल सेटिंग्स की वजह से हिस्ट्री चेंज होती है। मुगल्स आए, उन्होंने हिस्ट्री को बदल के रख दिया। फॉरेन इन्वेडर्स आए जैसे आपके अरब्स, तुर्क्स, मुगल्स, ब्रिटिश,
तो हिस्ट्री के ऊपर चेंज तो हुआ है ना, तो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मतलब होता क्या है, तो माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, पासेस, ये है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये किस तरीके से हिस्ट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं, हिस्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन में हमें हेल्पफुल होते हैं, हिस्ट्री को चेंज करते हैं, यही हमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वाले टॉपिक में देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि स्टोन एज से लेके आज तक किस तरीके से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहे हैं हिस्ट्री के, या फिर हिस्ट्री को समझने में या फिर उसे अल्टर करने में। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी हमें जाननी क्यों है, तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको कि ये इन्फ्लुएंस करता है नेम। अभी किस तरीके से नेम के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हिंदू ये वर्ड आया था, अरबों ने लाया था। सिंधु नदी की इस तरफ रहने वाले लोग जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रहते थे, इन्हें अरबों ने हिंदू कहा था। तो नेम के ऊपर तो इफेक्ट हो रहा है हमारे लोगों के। पॉलिटी के ऊपर इफेक्ट हुआ है, मुगल आए पूरी पॉलिटी चेंज करके रख दी, टर्क आए पूरी पॉलिटी चेंज करके रख दी। इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि गजनवी वगैरह आए वो हमें लूट के चले गए। सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट होता है, मिंगल सोसाइटी आपको देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के कल्चर आपको देखने को मिलते हैं। तो हमें पता है कि ज्योग्राफी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो फिर भी इसे हम इग्नोर कर देते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। तो आ सकता है क्वेश्चन जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से, 2013 के बाद से। अभी हिस्टोरिकली हमें भारतवर्ष कहा गया है, इंडिया कहा गया है, मॉडर्न नेम है इंडिया। सबसे पहले शायद पर्शियन लोगों ने इंडियंस कहा था, हिंदुस्तान। तो ये कुछ नेम्स है, लेकिन इस एरिया को, ये जो एरिया टोटल जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, इस एरिया को अगर मोर पॉलिटिकली और आज के मॉडर्न टर्म में अगर कुछ कहा जाता है तो वो है साउथ एशिया, जो कि एकदम परफेक्ट टर्म है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी परफेक्ट। तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें कितनी कंट्रीज आती है, तो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ओके, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, तो ये जो कंट्रीज है ये आती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर साउथ एशिया में। और आपको पता है कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये था गोंडवाना का पार्ट। जब हमने ड्रिफ्टिंग थेरीज को आपने पढ़ा होगा, जो वैगनार की जो थेरीज है, या फिर जो ज्योग्राफी अगर आपको नॉलेज है, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है गोंडवाना और यूरेशिया दो पार्ट थे। ऊपर वाला पार्ट था यूरेशिया और नीचे वाला था गोंडवाना, तो ये आपको पता ही होगा, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना, वो 3 ज्योग्राफिकल या फिर फिजिकल फीचर्स में डिवाइड करते हैं हम। एक होता है हिमालय, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ का, देन प्लेन्स और सदर्न पेनिनसुला, इसको हम देखेंगे अभी डिटेल में देखेंगे। तो यही हमें देखना है कि किस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार इस मैप जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप को ड्रॉ करोगे एग्जाम में तो वैल्यू एडिशन में मार्क्स आते हैं, और जो 300 मार्क्स लाते हैं ना जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल में, यही करते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव आंसर्स लिखते हैं और मैप का यूज़ करते हैं। तो हमें पता है हिमालय यहाँ पे, तो हिमालय देखो अभी ज्योग्राफिकल फैक्टर किस तरह से इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में और सोसाइटी में, पॉलिटी में। तो हिमालय से नॉर्थ से, तो नॉर्थ से कोई इन्वेजन हुआ ही नहीं है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। हिमालय से यहाँ पे तो साइबेरियन विंड्स हमारे देश में आती नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरियन विंड सीधे सीधे आ जाती और पूरा नॉर्थ इंडिया जो है ना ये अंटार्कटिक बन के रह जाता। उसके बाद यहाँ तक तो ये अखंड है, यहाँ तक तो सिर्फ छोटी छोटी पासेस है, इसलिए यहाँ पे इन्वेजन नहीं हुआ। लेकिन ये जो पट्टा है नॉर्थ वेस्ट वाला, यहाँ से काफ़ी इन्वेजन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खाइबर पास है, बोलान पास है, गोलान पास है, स्वेट वैली है जहाँ से अलेक्जेंडर आया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है और इसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया। अगर आप देखो चाइना ने पूरी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो बना दी, लेकिन हमने यहाँ पे कोई दीवार खड़ी नहीं की। अशोका के बारे में जो ड्रॉबैक्स है ना अशोका की हिस्ट्री के या फिर मौर्यन की हिस्ट्री के, जब हम पढ़ते तो यही पढ़ते हैं कि यहाँ का जो एरिया था ना, इसको अगर हम तब दीवार वगैरह बना देते तो यहाँ से कोई फॉरेन इन्वेजन आता ही नहीं। जैसे कि उसी वक्त पे चाइना के जो रूलर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने इस एरिया पे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स रहती है और कभी भी आ सकती है, तो उन्होंने यहाँ पे दीवार बना दी, तो यहाँ से कोई आया ही नहीं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर मॉडर्न एम्पायर में से कोई अगर इस एरिया को प्रोटेक्ट कर देता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और होता। तो इसलिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। देखो हिस्ट्री चेंज होती है। यहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के। यहाँ पे आपको इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलेगी। यहाँ पे आपको ये नर्मदा नदी मिलेगी, यहाँ पे गोदावरी मिल रही, तो ये ब्रह्मपुत्र है। तो ये प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, कल्चर यहाँ का अलग होता है बाकी एरियाज से, पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रिवर प्लेन्स हिस्ट्री को चेंज करने में हेल्पफुल है। और आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ था और लोग ईस्टवर्ड जो है ना बढ़े थे। क्यों बढ़े थे? और ये क्वेश्चन भी आया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था कि चालकोलिथिक नॉन चालकोलिथिक कल्चर क्यों डेवलप हुआ डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे सूखा हो गया था। यहाँ पे आपको पता है एक हिस्टोरिकल रिवर थी, वो नहीं मतलब सॉरी जो रिवर थी ना, या फिर यहाँ पे जो सोर्सेज थे अवेलेबल
पानी के तो वो अवेलेबल नहीं थे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सूखा वगैरह हो गया था। और अगर मैं आपको एक बार बता दूँ, आपको शायद पता ना हो कि जो राजस्थान वाला एरिया है ना, यहाँ पे आपको आज डेजर्ट देखने को मिलता है। ये राजस्थान वाला एरिया है, एक मिनट, ये राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पे आपको आज डेजर्ट देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे एक वक्त पे हरियाली थी और इसीलिए इस एरिया में ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे। लेकिन यहाँ पे फिर सूखा हो गया, डेजर्ट हो गया, तो ये लोग ईस्टवर्ड मूव हुए। ये इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, तो इसलिए ज्योग्राफी को जानना जरूरी है। और वो क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे। समझ में आ रहा है कुछ कि यहाँ पे इंडस वैली, आपने सोचा होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइट्स मिलते हैं आपको, बनवाली वगैरह साइट्स है आपके राजस्थान में, कॉपर की खदानें वगैरह हुआ करती थी, यहाँ पे लोग रहते थे। लेकिन अब नहीं रहते, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ, तो ये इसी वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ सूखा पड़ने, क्लाइमेट चेंज हुआ था ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कोस्टल एरियाज इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। डेक्कन प्लेटू पे पॉपुलेशन बढ़ने लगी चालकोलिथिक फेज में, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल प्लेटू है, यहाँ पे कोई अर्थक्वेक नहीं आया। क्योंकि ऐसा एक थेरी ऐसी भी है कि जो ये एरिया है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आया था, इसलिए लोग यहाँ से मूव हो गए। तो ये जो एरिया है, फिर चालकोलिथिक जो पीरियड में जो विलेजेस बने वो यहाँ पे बने। तो क्यों? क्योंकि ये डेक्कन प्लेटू जो है ना काफ़ी स्टेबल है। आपको पता है ज्वालामुखी के उद्रेक से यहाँ पे ये बना है, तो ये काफ़ी स्टेबल है, यहाँ पे अर्थक्वेक आते ही नहीं है। हार्डली यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा पिछले मतलब 1000-2000 सालों में, या फिर जब से डेक्कन प्लेटू बना है तब से। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे लोग रहना पसंद करने लगे और यहाँ से ट्रांजिशन हुआ। सबसिस्टेंस तो एक रीज़न था ही, लेकिन ये भी एक रीज़न था। तो यही हमें ज्योग्राफी में मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में एक्सप्लेन करना है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं हिस्ट्री को हमारे। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैप के बारे में, ये आपका चाइना है, ठीक है। तो हमें ज्योग्राफी में जाना नहीं है, हमें बस हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही देखना है। तो होप आपको ये समझ में आया किस तरीके से ज्योग्राफी जो है फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो फिर से वही मैंने जो एक्सप्लेन किया, हिमालय मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली, नॉर्थ से इन्वेजन उसने प्रिवेंट किया है। खाइबर पास है, गोलाम पास है, बोलान पास है, जिसने पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चर इंटरेक्शन को अलाउ किया है। साइबेरिया वाला पॉइंट में यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया, लेकिन आप इंक्लूड कर सकते हो किस तरीके से साइबेरियन विंड्स जो है ना वो हमारे देश में नहीं आती है, यहाँ पे ही रुक जाती है। हिमालय उसे मतलब हिमालय उसे वहीं पे रोक देता है। और फिर जो हमारा जो देखो एक मिनट मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक टॉपिक में एक्सप्लेन करना यहाँ पे रहेगा कि किस तरीके से हिमालय इंपॉर्टेंट है हमारे मानसून में। तो आपको पता है कि मानसून विंड्स ऐसे आती है, ब्लो होती है, वो यहाँ से टकरा के फिर वापस आती है। तो अगर हिमालय नहीं होता ना तो ये पूरा एरिया यहाँ पे डेजर्ट होता है। तो हिमालय का ये इंपॉर्टेंट भी है और इससे हमारी हिस्ट्री भी इफेक्ट होती है, क्योंकि अगर हिमालय नहीं होता तो सीधे सीधे जो मानसून विंड है वो निकल जाती है और यहाँ पे डेजर्ट होता है। तो यहाँ पे सिविलाइजेशन ही नहीं बनती, कोई सिविलाइजेशन बनती क्या? नहीं बनती ना, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये टॉपिक आप, ये पॉइंट भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। देन प्लेन्स, जितनी भी इम्पोर्टेंट और पावरफुल एम्पायर्स हुए या फिर सिविलाइजेशन हुए ना, वो सारी की सारी प्लेन्स में ही है। आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे हुई है आपको पता है? इंडस रिवर में हुई है, इंडस रिवर उसके ट्रिब्यूटरीज में। तो ये सिविलाइजेशन थी, दुनिया की सबसे ग्रैंडेस्ट, ओल्डेस्ट एंड सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। मगधा पावरफुल एम्पायर, फर्स्ट पावरफुल एम्पायर कहाँ पे हुआ? गंगा वैली में, है ना। गुप्ता गंगा वैली में। ब्रह्मपुत्रा में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कुछ एम्पायर्स हुए, जैसे कि अहोम किंगडम वगैरह जैसे। तो इंपॉर्टेंट है ना, प्लेन्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लेन्स, यहाँ पे हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बैटल भी हुए प्लेन्स के लिए, जैसे रायचूर दोआब आपने सुना होगा। रायचूर दोआब जो ना काफ़ी फेमस है, रायचूर दोआब जो साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। रायचूर दोआब जिसमें राष्ट्रकूटाज और पल्लवाज, चालुक्याज, इनमें काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है प्लेन्स की वजह से। तो हिस्ट्री इफेक्ट हो रही है ज्योग्राफी की वजह से, हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही। सदर्न पेनिनसुला माइंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, आपको पता ही है, आयरन बिहार में है, यूपी में है। तो मगधन एम्पायर के पावरफुल होने में एक आयरन का रोल था। कोस्टल एरियाज जो है, नंबर ऑफ पोर्ट्स है, फ्लोरिशिंग ट्रेड। तो विजयनगर एम्पायर इतना फ्लोरिशिंग क्यों था? क्योंकि पोर्ट्स की वजह से था, फॉरेन ट्रेड की वजह से था। स्टेबल एरिया और नो कैलामिटीज, तो इससे भी जो सिविलाइजेशन वो अफेक्ट होती है। चालकुलिथिक एज का एक एग्जांपल है, क्यों नॉन हड़प्पन कल्चर जो है शिफ्ट हुआ था, तो सदर्न पेनिनसुला में शिफ्ट हुआ था, इसका यही रीज़न है। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना है, कितना डिटेल में और कितना अच्छे से मैंने आपको बता दिया। तो आप ऐसे ही इस टॉपिक को पढ़ो। देखो ये हिमालय है आपका, यह है प्लेन्स, हरे वाले प्लेन्स टोटल, और ये है आपका पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है ज्योग्राफिकल टर्म में? बता दो कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। यहाँ पे ही आपको आंसर मिल रहा है। ये है आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल,
आपकी जो बुक हमने देखी थी ना लास्ट लेक्चर में सोर्सेज में, पेरिपेलस ऑफ इरिथ्रियन सी, तो इरिथ्रियन का मतलब होता है अरेबियन। ओके, तो इरिथ्रिया का अरेबियन मतलब होता है। यहाँ पे अफगानिस्तान देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हमें देखना है, तो नेक्स्ट हमें देखना है कि किस तरीके से ज्योग्राफी जो निगलेक्ट हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है, क्या ज्योग्राफी निगलेक्ट हुई है हिस्टोरियोग्राफी में। हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? हिस्टोरियोग्राफी मतलब कि जो स्कॉलरली एक्टिविटी, हिस्टोरियोग्राफी इज नथिंग बट इट इज स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना, हिस्ट्री को लिखना, उसे कहा जाएगा हिस्टोरियोग्राफी। हिस्ट्री को लिखना सीधा सीधा सिंपल हिस्ट्री को लिखना, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल सोर्सेस थ्रू एनालिसिस, डिबेट, डिस्कशन, उसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। तो जब हिस्ट्री को लिखा जाता है तो ज्योग्राफी को काफ़ी निगलेक्ट किया गया है। तो क्या ये सच है? चलो देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के केस में देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के जो हिस्टोरियंस है, जो प्रोफेसर है, वो उन्होंने क्या किया। तो डी कौशंबी जैसे कुछ लोग हैं, DN झा है, रोमिला थापर है, उपिंदर सिंह है, ये तो बिल्कुल कॉशियस है। ये जो हिस्टोरियंस है ना एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जब ये लिखते हैं, ये एंशिएंट हिस्ट्री के हिस्टोरियंस है, डी कौशंबी, DN झा, रोमिला थापर, उपिंदर सिंह। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को इन्होंने ध्यान में रखा है, ठीक है। जैसे कि लोकेशन ऑफ स्टोन एज जो है सोसाइटीज़, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ही डिसाइड होती थी। एग्रीकल्चर जो सोसाइटीज़ है वो सबसे पहले रिवर वैलीज में डेवलप हुई है, हमें पता है। ज्योग्राफी जो है दैट इज़ बिन हार्ड टू इग्नोर इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये आप कर भी नहीं सकते वैसे भी, इन्होंने तो इग्नोर किया ही नहीं, लेकिन कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है ना वो स्लोली डेवलप हुई है। वो किस वजह से हुई है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से डेवलप हुई है। वेस्ट टू ईस्ट हो गए है ना, वेस्ट टू ईस्ट इंडिया का मैप है, वेस्ट टू ईस्ट उनकी ट्रांजिशन हुई है ना, वेस्ट टू ईस्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से हुई है। आयरन का उन्होंने इस्तेमाल किया, जंगल पूरे मतलब तहस नहस कर दिए इंडो गंगेटिक प्लेन्स में जो थे, और वहाँ पे बस सिविलाइजेशन उन्होंने बसा दी। तो आप इग्नोर कर भी नहीं सकते। तो हम बोल सकते हैं कि एंशिएंट पीपल जो थे ना वो काफ़ी नेचर फ्रेंडली तो नहीं बोल सकते, लेकिन उन्हें वो नेचर से क्लोज थे। क्यों थे? क्योंकि वो नेचर के साथ ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑफिस की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो नेचर उनके लाइफ पे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता था, ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती थी। इसलिए आप ज्योग्राफिकल सेटिंग्स को, ज्योग्राफी को जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एंशिएंट हिस्ट्री तो क्लियर हो गया कि नहीं, आप क्लियर हो गया कि आप ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। देखते हैं अभी मेडिवल और मॉडर्न की में क्या सिनारियो है। तो मेडिवल और मॉडर्न में जो है ना वो इसे निगलेक्ट किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा, बिल्कुल निगलेक्ट किया गया। मेडिवल और मॉडर्न में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस है। ज्योग्राफी को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया। सिर्फ एक हिस्टोरियन है प्रोफेसर इरफान हबीब, इन्होंने मुगल एरा के लिए एक अच्छे से एटलास बनाया है। तो इनको अगर छोड़ दे तो बाकी हिस्टोरियंस ने तो ध्यान दिया ही नहीं है। बस कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इंडियन ओशन को एज ए स्ट्रैटेजिक जोन, हिस्टोरिक जोन के तरफ देख रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स हैं, तो इनको बस क्या है, इनको बस नेशन रूट की ट्रॉफिक्स की तरह पेश किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हिमालय जो है या फिर कश्मीर जो हमारा मुकुट है, रिवर्स को आर्टरीज की तरह बताया गया। हमने नेशनल एंथम के बारे में हमने पता है, जनगण मन आपने पढ़ा होगा, उसमें देखते हो आपकी माउंटेन्स, सीज, रिवर्स को ग्लोरीफाई किया गया है। तो ये एक जैसे कि मियर ऑर्नामेंट्स ऑफ एल्यूरिंग वुमेन, इस तरीके से हम मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है ज्योग्राफी को देख रहे हैं। तो एंशिएंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ज्योग्राफी को निगलेक्ट किया गया है या फिर किस तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी आ सकता है कि ज्योग्राफिकल सेटिंग्स के ऊपर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आया अब तक। चालुक्य के इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, पैलेलिथिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, मेसोलिथिक के ऊपर आ रहा है, नियोलिथिक के ऊपर आ रहा है। नियोलिथिक के ऊपर दो क्वेश्चन आ गए, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो अभी आपको क्या करना है, इतना सब आपने देख लिया, अभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। काफ़ी आसान है, लिख लो, आप खुद लिख लो, स्क्रीनशॉट मतलब लिख सकते हो आप यार, कमेंट बॉक्स में भी आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख के मुझे जो व्हाट्सअप नंबर है या फिर मेल आईडी है उस पर आप मुझे भेज सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी आसान है। इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर को अभी सीधा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो शायद ही आएंगे। आप ट्रेंड जो बदल चुका है, एनालिटिकल हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप इस सिंपल सवाल का अगर जवाब दे पाए आसानी से, तो फिर आप बाकी क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमें इतना ही देखने को मिला। तो लेक्चर 9 आएगा, मतलब मैंने यहाँ पे शायद कुछ गलती कर दी, वेट फॉर अ मिनट, लेक्चर 7 हो गया ये ना, यहाँ पे लेक्चर 8 होना चाहिए। ओके ठीक है, कोई बात नहीं।
तो हमें क्या देखना है, लेक्चर 9 में पैलियोलिथिक एज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर लेक्चर 10 में मेसोलिथिक एज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेक्चर 11 जो है ना इसमें न्यूलिथिक एज को डिस्कस करेंगे, और लेक्चर 12 में फिर चालकोलिथिक एज को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से फिर हमारा जो टॉपिक है ये आने वाले 2-3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो और हमारा जो टारगेट है ना वो नेक्स्ट ईयर के पहले हम कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल जो कवर करवा देंगे, एटलीस्ट 80 to 90%, 70 to 80% तो भी हम कवर कर लेंगे। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री को हो सकता है हम थोड़ा लेट डिस्कस करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, तो वास्ट सिलेबस को कवर करने में वक्त लगता है। ओके, तो आप थोड़ा धीरज बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। लेक्चर आएंगे, लेक्चर में कंप्लीट सीरीज़ में कंप्लीट करवाने वाला हो, ठीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं बीच में छोड़ दूंगा और फिर बोल दूंगा कि नहीं अब पेड कोर्स लॉन्च हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, मार्क्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्री में कोर्स लॉन्च करेंगे, फ्री में है, फ्री में रहेगा, इसमें कोई पेड कोर्स नहीं होने वाला है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। देखते रहिए वीडियोस को, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, और कमेंट में आप जो भी चाहो वो पूछ सकते हो, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है ना उसको देखते रहिए। और जब आप टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं हमें, तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिए और उसके ऊपर क्वेश्चन देख लीजिए कि आप अटेम्प्ट कर पाते। ओके, और खुद का एक एनालिटिकल व्यू, खुद का एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप एक बुक एटलीस्ट पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।